तो स्टूडेंट डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2018 समर का अप्लाइड मैथ सेकंड का ये थर्ड पार्ट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब हम सेक्शन बी शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो स्टूडेंट सेक्शन बी में आपको 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से आपके लिए बोनस दिया जा रहा है। आपको 7 में से केवल 2 ही करने हैं और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसका फायदा उठाइए। स्टूडेंट जो क्वेश्चन पेपर हम ये आपको करवा रहे हैं उनकी बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आपकी मैथ्स की बैग क्लियर होगी। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको एकांत में बैठ के कॉपी पेन साथ में रख करके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, प्रैक्टिस करनी है और साथ में अपनी बुक के जो आप क्वेश्चन वीडियो में देख रहे हैं उसके अलावा उसको पहले देखिए, उसके अलावा 4-5 क्वेश्चन उससे मिलते जुलते क्वेश्चन बुक से भी प्रैक्टिस करिए तो 100% आपकी मैथमेटिक्स की बैग क्लियर हो जाएगी। मैथ्स गुरुजी एनओटीएल चैनल में आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चरर विभिन्न संस्थानों में 11, 12 एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू हो रहा है सेक्शन बी। इसका पार्ट ए क्वेश्चन है इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 1 ब्रैकेट के अंदर x³ - 1 अपॉन x - 1। मतलब ये लिमिट का क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड और एक मेथड है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल उसको पढ़ते हैं। दोनों मेथड से हम करवा देते हैं, आपको जो अच्छा लगेगा वो करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। लिमिट का क्वेश्चन है, डिटेल लेक्चर के लिए लिमिट का लेक्चर हमारा देख लीजिए स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले हम आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, चलो ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1 ब्रैकेट के अंदर x³ - 1 अपॉन x - 1, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, लिमिट के क्वेश्चन को क्या होता है, लिमिट के क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करते हैं तो सीधे सबसे पहले डायरेक्ट क्या करते हैं कि x टेंड्स टू 1 है ना, तो x की जगह 1 रख दो। अगर x टेंड्स टू 0 है तो x की जगह 0 रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 है, मतलब x टेंड्स टू 1 का मतलब x 1 की तरफ जा रहा है, मतलब x 1 ही है, ये समझ लीजिए। तो x की जगह 1 रख देंगे पहले, तो देखेंगे कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ रही। 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है स्टूडेंट। अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म आए तो फिर डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते हैं, चेक करेंगे पहले डायरेक्ट वैल्यू रख करके। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ में देख लीजिए स्टूडेंट कि x की जगह 1 रख के देखो तो 1 की पावर 3 -1 है, फिर अपॉन में x - 1 मतलब 1 - 1 इज 1 की पावर 3 1 होता है -1 अपॉन 1 - 1 इज इक्वल टू 0/0। तो 0/0 की फॉर्म आपको मिल रही है स्टूडेंट। और जब 0/0 की फॉर्म होती है ना, 0/0 की कंडीशन आती है तो उसको इनडिटरमिनेंट फॉर्म कहते हैं लिमिट में, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। और ये ऐसे ही 0/0 हुआ या इन्फिनिटी की कंडीशन आए या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की कंडीशन आए, 1 की पावर इन्फिनिटी की कंडीशन आए, इस प्रकार से 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। अगर इनमें से कोई एक फॉर्म आती है तो उसको इनडिटरमिनेंट फॉर्म कहते हैं। और जब इनडिटरमिनेंट फॉर्म उसको कहते हैं तो आप डायरेक्ट x की जगह 1 नहीं रख सकते हैं। अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म ना आए तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको कहूं कि भाई x² + 1 अपॉन 1 और यहाँ पे लगा हुआ है बाहर लिमिट x टेंड्स टू 1। अब आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट x की जगह 1 रख देते हैं तो ये 1 का स्क्वायर + 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। तो 2 आ रहा है ना, 0/0 नहीं आ रहा ना, या इन्फिनिटी आ रहा है। तो डायरेक्ट x लिमिट वाला क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 2 मार्क्स का आ सकता है, तो डायरेक्ट x की जगह 1 रख के देखो। अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आता है तो वही आपका आंसर 2 आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे 0/0 आ रहा है, तो जब 0/0 आता है तो वो आंसर नहीं होता है, वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। और इनडिटरमिनेंट फॉर्म अगर आ जाए तो पहले इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हटाना होता है। इसमें सबसे पहले इसको ऐसे सॉल्व करो, इसके फैक्टराइजेशन करके कुछ ऐसा करो जिससे कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म हट जाए। तो जब इनडिटरमिनेंट फॉर्म हट जाएगी तो आप डायरेक्ट x की जगह 1 रख सकते हैं। ऐसा इसमें करना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि x की पावर
3 माइनस 1 को का फैक्टर किए जा सकते हैं, इसलिए हम फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे हैं। x माइनस 1 x टेंस टू 1 सॉरी x टेंस टू 1, ठीक है। अब देखिए ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सीधी सीधी बात है, याद होना चाहिए, ठीक है। ए क्यू एक कक्षा 7, 8, 9 में पढ़ा जाता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ब्रैकेट में ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ पे क्या है, ए की जगह तो यहाँ x है तो x क्यूब, माइनस बी की जगह वहां 1 है तो 1 का क्यूब लिख सकते हैं आप। 1 का आप क्या लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं। 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, x ए की जगह x है, b की जगह 1 है, तो उसको भी इसी के अनुसार खोल दीजिए। जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब को खोला वैसे x क्यूब माइनस 1 क्यूब को खोल दीजिए। यहाँ पे खोल देते हैं, देखो a माइनस बी आता है ना, तो a की जगह x है माइनस b की जगह 1 है, x माइनस 1 हो गया। ब्रैकेट में फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और प्लस ए बी मतलब x इंटू ए बी, ए एक्स है बी 1 है, x इंटू 1 एक्स ही होता है। तो ये हो गया जी आपका, ठीक है। इसके फैक्टर कर दिया हमने, ये हो गया, ठीक है। अब अपॉन में ये एज इट इज रहेगा x माइनस 1, इसके फैक्टर इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो दो x माइनस 1 फैक्टर ऊपर भी है नीचे भी है, ये कट जाएगा, इसीलिए हमने ये ऐसा किया है क्योंकि वो कट जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू 1, और अब अंदर जो आपको बचा है वो बचा है x स्क्वायर, हाँ ये देखिए x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x बचा है। अब आप डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं, अब 0/0 की फॉर्म नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले 0/0 की फॉर्म हटानी होती है। अब डायरेक्ट x टेंस टू 1 का मतलब सीधे डायरेक्ट x की जगह 1 रख दो, तो तब लिमिट हट जाती है। जब डायरेक्ट x की जगह 1 रख दे तो लिमिट हट जाएगी, लिमिट नहीं लिखेंगे फिर बाहर। इस चीज का ध्यान रखना, कई स्टूडेंट फिर लिमिट भी लिख देते हैं बाहर, ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 प्लस x की जगह फिर से 1 इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूं। सबसे पहले जब भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, सबसे पहले आप उसका चेक करेंगे, मतलब x टेंस टू 1 है तो x की जगह 1 रख के देखेंगे, x टेंस टू 0 है तो x की जगह 0 रख के देखेंगे। अगर 0/0 की फॉर्म आ रही है तो पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाते हैं, जैसे कि हमने फैक्टराइजेशन से हटाया है, उसके बाद फिर से लिमिट रख देते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये समझिए। अच्छा अब देखिए इसको आप सेकंड मेथड से भी हम आपको बता देते हैं स्टूडेंट। सेकंड मेथड से कैसे करना है, मेथड सेकंड है, हाँ, मेथड सेकंड और मेथड फर्स्ट, ठीक है। सेकंड मेथड से कैसे करना है, देखिए x टेंस टू 1 सबसे इजी तरीका क्या होता है कि जब भी, क्योंकि कई क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट कि उसमें फैक्टराइजेशन नहीं हो पाता, ऐसे भी कई क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं उनमें फैक्टराइजेशन नहीं हो पाता है। तो एल हॉस्पिटल, देखो एल हॉस्पिटल या एल हॉस्पिटल रूल उसको पढ़ते हैं स्टूडेंट। एल हॉस्पिटल रूल इतना बढ़िया रूल है, उसमें आपको क्या करना है, उसको देखिए मैं एक क्या कहते हैं उसको, कि एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। ट्रिक ये कि सबसे पहले आप एल हॉस्पिटल रूल ही ट्राई करना, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल केवल 2 कंडीशन में, जब 0/0 की फॉर्म और इन्फिनिटी की फॉर्म हो तभी आप एल हॉस्पिटल रूल लागू कर सकते, केवल इन 2 कंडीशन में। जब ये 2 इनडिटरमिनेट फॉर्म आए तब एल हॉस्पिटल रूल लागू होता है। अब यहाँ पे आपको पता है कि 0/0 की फॉर्म आ रही है, हमने जो चेक किया था, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने पर, बाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, क्या बाई एल हॉस्पिटल, एस तो आता है लेकिन पढ़ा इसको हॉस्पिटल जाता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, हाँ, बाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, ध्यान दीजिए कि जो भी आपका ब्रैकेट लिमिट के अंदर कोई फंक्शन है उसका अंश ये है, हर ये है, अंश का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, हर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जिसकी लिमिट x टेंस टू है ना तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, y टेंस टू है तो y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, सीधी सीधी बात है। लिमिट x टेंस टू 1 है तो x टेंस टू 1 है ना तो x के सापेक्ष अंश का भी डिफरेंशिएशन, हर का भी, न्यूमरेटर का भी डिफरेंशिएशन कर दो और डिनोमिनेटर का भी कर दो, बस यही एल हॉस्पिटल रूल है। लिमिट आपका ऐसे रहेगी, लिमिट x टेंस टू 1 और अंदर क्या है
इसका डिफरेंशिएशन करो, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x² होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक्स क्यू 3 आगे जाता है, एक पावर कम हो जाती है, ठीक है। और -1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है स्टूडेंट, ठीक है। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, -1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट ये क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 1, आपका बचा क्या, केवल 3x² बचा ना, क्योंकि 1 दिस अपॉन 1 अपॉन में हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप डायरेक्ट x की जगह 1 रख देंगे तो इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगी, तो आप डायरेक्ट x की जगह 1 रख दीजिए, तो 3 इंटू x की जगह 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 आंसर। तो एल हॉस्पिटल रूल से भी इसको कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल का ये सिस्टम होता है स्टूडेंट कि अगर एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, 0/0 की फॉर्म आ रही है, तो फिर से डिफरेंशिएट करो, फिर भी आ रही है तो फिर से करो, ऐसे ऐसे आगे आगे तक करते रह सकते हैं। ये एल हॉस्पिटल रूल है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का ही बी पार्ट है, इसमें 2 पार्ट आ रखे हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x, मतलब कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए इसका, x के साथ y इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा होता क्या है जरा समझने की कोशिश करना है स्टूडेंट आप। y इज इक्वल टू अगर x² है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है dy/dx, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है dy/dx, ध्यान रखेंगे। y का इज इक्वल टू x² का क्या होगा, जब भी x की पावर कोई कांस्टेंट राशि हो तो वो आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, मतलब 1 रह जाता है, तो 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन dy/dx बराबर 2x हो गया, ठीक है। लेकिन अगर y इज इक्वल टू e की पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो हो जाएगा dy/dx बराबर e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए स्टूडेंट e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, याद रखेंगे। e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी वही e की पावर x होता है और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी वही डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ध्यान दीजिए, इनटू फिर जो e की पावर है ना x है ना, इसका फिर से डिफरेंशिएट किया जाता है, इसको चेन रूल कहते हैं। डिटेल लेक्चर आपको देखना होगा, लेकिन अभी डिटेल लेक्चर आप इस क्वेश्चन के आगे हम लिंक दे देंगे, उसको देख लेना, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना है तो इस प्रकार से समझिए कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, इनटू फिर जो पावर होती है e की उसका फिर से डिफरेंशिएट किया जाता है। पावर क्या है यहाँ पे x है ना, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए भाई, तो बराबर हो जाएगा आपका e की पावर x ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन अगर e की पावर x की जगह पर tan इनवर्स x आ गया तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट dy/dx है ना, इज इक्वल टू इसमें भी dy/dx लगा दो, dy/dx का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, हाँ, e की पावर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, तो dy/dx बाहर लगाया, यहाँ पे भी dy/dx लगाया y के बाहर और यहाँ पे भी dy/dx लगाया, तो कोई दिक्कत नहीं, एम्प्लाइज चलो ये दिस इक्वल टू, अब dy/dx का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है, e की पावर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, वैसे ही इस e की पावर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन e की पावर tan इनवर्स x ही होता है, सेम याद रखेंगे इसको, e की पावर tan इनवर्स x इनटू वहां पे e की पावर x का डिफरेंस e की पावर x था, फिर 1 सॉरी जो e की पावर थी उसका फिर से डिफरेंशिएट किया तो उसका 1 आया, यहाँ पे भी e की पावर का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इनटू में उसको यहाँ लिखेंगे। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट 1/1 प्लस x², ये आप याद रखेंगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² होता है, याद रखेंगे, फॉर्मूला है, सूत्र है, याद रखना पड़ता है आपको। डिफरेंशिएशन में बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, डिटेल लेक्चर आप देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, हो गया tan इनवर्स x का इनटू फिर x का फिर से करो, जो tan इनवर्स के साथ एंगल है ना x का फिर से करो, x का 1 होता है, तो बस यार आपका आंसर हो गया, शॉर्ट ट्रिक है स्टूडेंट, ठीक है।
तो ये ऊपर जाएगा और अपॉन में ये रहेगा, तो e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे करके इसको करेंगे आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14, इफ y इज इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x देन प्रूव दैट d2y बटे dx स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। मतलब यदि y बराबर ये है तो सिद्ध कीजिए कि दिस बराबर 0 होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आपको गिवन है, ये वाला पोर्शन आपको गिवन है और आपको सिद्ध ये करना है। ठीक है, इसकी हेल्प से ये प्रूफ करना है। तो ये सिंपल इक्वेशन है स्टूडेंट, दो वेरिएबल दो वेरिएबल वाली इक्वेशन है ये। ठीक है, अब जहां पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाता है dy बटे dx या d2y बटे dx, उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सिंपल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे कि हमने इसी में आपको बताया था स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में हमने आपको बताया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 वो 2 मार्क्स का था, ये आपका 6 मार्क्स का है, इस बार 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको सिंपल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, एक आता है सिंपल इक्वेशन आपको दे रखी होगी और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालनी है। एक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, सिंपल इक्वेशन आपको निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इक्वेशन आपको दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सिद्ध करनी है। इसका डिटेल लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण को फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से एक लेक्चर हमने बहुत अच्छा बना रखा है स्टूडेंट। इसका क्वेश्चन नंबर 14 के आगे हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, नीचे देखिए, तो उसके आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और उसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसके जो 3-4 लेक्चर हमने बनाए, छोटे छोटे लेक्चर हैं, उनको एक तरफ से देख लीजिए। उससे आपको 10 मार्क्स के और 2 मार्क्स के और 6 मार्क्स के सारे क्वेश्चन क्लियर आसानी से हो जाएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि आगे आके आप देखेंगे, देखो इसी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने अभी बताया ना कि सिंपल इक्वेशन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में तो सिंपल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन नंबर 24 आ रखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, उससे आपको सिंपल इक्वेशन बनानी है। ये 10 मार्क्स का है, इस बार कोरोना की वजह से ये 25 मार्क्स का है। तो आप डिटेल लेक्चर, जब इस क्वेश्चन के आगे जो लिंक दे रखा है उसको 3-4 लेक्चर हैं 15-15, 20-20 मिनट के, उनको आप देख लेंगे तो आपके 10 मार्क्स, 6 मार्क्स, 2 मार्क्स सारे लेक्चर क्लियर हो जाएंगे। केवल उससे आप पास भी हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन आपको सिंपल इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, जैसे कि पार्ट 1 में भी मैंने बताया आपको कि जो सिंपल इक्वेशन दे रखी है उसको पहले लिख दो। गिवन दैट क्या दे रखी है, वो दे रखी y इज इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x। ठीक है, ये दे रखी है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब उसमें करते क्या है कि लास्ट में हम समराइज भी आपको कराएंगे कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। आर्बिट्री कांस्टेंट देखो x और y तो वेरिएबल हैं, ये वेरिएबल हैं जिनको कहते हैं चर, और 2 यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको कहते हैं हिंदी में अचर, और a और b यहाँ पे स्वेच्छ अचर हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं इनको, a और b को। तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी बार उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 बार डिफरेंशिएट पहले एक बार करो फिर 2 x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, dy बटे dx होता है। ठीक है ना, अच्छा, इज इक्वल टू a तो आपका कांस्टेंट है ना। अब cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस चीज का ध्यान रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। cos 2x का देखो, cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो होता है माइनस साइन x, और साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका cos x। ये आपको याद रखना होगा, इसका और कोई समाधान नहीं है। ठीक है, cos x का माइनस साइन x और sin x का प्लस cos x। ठीक है, तो cos x का जब माइनस sin x है तो cos 2x का माइनस sin 2x होगा,
क्या होगा, माइनस ए तो अपनी जगह पे है, cos 2x का माइनस sin 2x, ठीक है, इनटू फिर जो 2x है ना अंदर, इसका फिर से किया जाता है। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 2 बचेगा क्यों, ठीक है, ये 2 लिख दिया। इस चीज का ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिर प्लस आ रहा है बीच में और b कांस्टेंट है। अब sin 2x का क्या होता है, sin 2x का भैया cos 2x होता है। क्या होता है, cos 2x इनटू फिर 2x का 2 होता है। बस ये हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, चलो इसको आप ऐसा करते हैं, थोड़ा सा सिंपलीफाई भी करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ना ऐसे ही रहने दो। फिर से इसको चलो 2 मान लो इसको। हाँ, अब एक बार फिर डिफरेंशिएट करो, क्योंकि 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे ना ए और बी, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष फिर से डिफरेंशिएट करें तो dy बटे dx का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, d2y बटे dx स्क्वायर आएगा भाई, ठीक है ना, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, a देखो माइनस बाहर आ जाएगा, a भी बाहर रहेगा, 2 भी बाहर है, इस 2 को भी माइनस को भी a को भी, तो माइनस का 2a हमने अलग ले लिया। अब बचा ये अंदर का मैटर, हाँ, माइनस 2a, ये आगे इधर आगे। अब sin 2a का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin 2a का डिफरेंशिएशन होता है cos sin 2x का cos 2x होता है, इनटू फिर 2x का फिर से 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये माइनस a और 2 हमने बाहर ले लिया, केवल sin 2x बचा था ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2x और फिर 2x का 2, जैसे कि ऊपर किया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट, प्लस 2 और b अलग ले लो, बचा क्या, cos 2x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष माइनस sin 2x, क्या होता है, माइनस sin 2x इनटू फिर 2x का 2 आ जाएगा, जैसे कि ऊपर किया था। बस ये चीजें थोड़ा सा समझने वाली बात है स्टूडेंट, बस ध्यान दीजिए। एम्प्लाइज d2y बटे dx स्क्वायर बराबर, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट कि 2 दूना 4 और माइनस 4a, और यहाँ पे भी माइनस आगे आ जा रहा है, 2 दूना 4 और माइनस 4 भी, ठीक है। अब माइनस 4 यहाँ भी है और माइनस 4 यहाँ भी है, तो माइनस 4 तो ले लो बाहर, समझ गए बात को। अंदर क्या बचेगा, देखिए अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा स्टूडेंट, देखो माइनस 4 बाहर है, यहाँ क्या बचेगा, a cos 2x, और यहाँ क्या बचेगा, b sin 2x, ठीक है ना। तो a cos 2x बचेगा, और यहाँ माइनस बाहर आ गया ना, तो यहाँ प्लस का 2 और 2 दूना 4 और माइनस का बाहर आ गया, माइनस 4 यहाँ से भी, यहाँ से बाहर आ गया, प्लस का b sin 2x बचा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है बताइए, हमें ये प्रूफ करना है ना। इसके बाद क्या किया जाता है कि जो भी आपकी इक्वेशन 1 2 3 है, उसमें से आर्बिट्री कांस्टेंट को गायब करवाया जाता है। अब कैसे गायब करेंगे देखिए, इक्वेशन 1 में देखो आप y बराबर a cos 2x प्लस b sin 2x है। इक्वेशन 3 में देखो आप दिस इक्वल टू -4 a cos 2x प्लस b sin 2x। देखो a cos 2x, यहाँ ध्यान दीजिए ब्रैकेट के अंदर a cos 2x प्लस b sin 2x, यहाँ पे a cos 2x प्लस b sin 2x, तो इस पूरे की जगह हम y रख सकते हैं ना, क्योंकि दिस y बराबर दिस है ना, तो इस समीकरण 1 से इसकी जगह पे y रख सकते, समीकरण 1 से इसका मान y यहाँ पे रख दीजिए समीकरण 3 में, ठीक है। इसको हम कहाँ करें, चलो यहाँ कर दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 and 3 एम्प्लाइज समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 3 में हम इसकी जगह पे y रख सकते हैं, क्योंकि दिस इक्वल टू y है ना, तो रख सकते हैं। तो समीकरण 3 देखिए क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस का 4, और इस पूरे की जगह क्या रखेंगे, y रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए यहाँ आगे जाओ, माइनस का 4y को लेफ्ट साइड ले जाइए तो आपको मिलेगा d2y बटे dx स्क्वायर, तो अपनी जगह पे है, माइनस का 4y इधर जाएगा तो प्लस का 4y हो जाएगा, और राइट साइड को बराबर 0 बचेगा, और यही आपको सिद्ध करना था, प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इसको समझने की आप कोशिश करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको जरा हम समराइज आपको कर देते हैं
दो स्टेप हैं इसके, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड, बस दो स्टेप है, दो स्टेप में क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता है। जब भी इस प्रकार का, ये तो चलो इस प्रकार, थोड़ा सा अगर चेंज आएगा तो कैसे करेंगे, जब भी आपको सिंपल समीकरण से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आएगी तो जो सिंपल इक्वेशन होगी सबसे पहले उसमें देखेंगे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होता है उतने बार डिफरेंशिएट करते हैं, उतनी बार डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। दो आर्बिट्री कांस्टेंट दो बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। स्टेप 1 में क्या करेंगे, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएशन, ठीक है, हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट को गायब करो, बस यही दो स्टेप है। पहले स्टेप में आपको जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएट करना है, फिर उसके बाद आर्बिट्री कांस्टेंट को गायब करना है इक्वेशन 1 2 3 की हेल्प से। बस इन दो स्टेप से आप सारा क्वेश्चन इसको आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 एट पॉइंट 2,1। ये डिफरेंशिएशन से है और डिफरेंशिएशन में भी टेंजेंट एंड नॉर्मल स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का प्रश्न है स्टूडेंट, ठीक है। हिंदी में देखिए, वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36 के बिंदु 2,1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इसको कैसे करना है कि आप, ये आपको कर्व दे रखा है, वक्र दे रखा है, मान लीजिए कोई ये वक्र है, ये कोई वक्र है, ठीक है, ये कोई वक्र है, ठीक। इस वक्र की समीकरण दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36, ठीक है। वह एक्चुअली क्या है, ये वैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 जो है ना, ये आपका सर्किल है, सर्किल ऐसे जाएगा घूम के, ठीक है। चलो लेकिन हम इसको एज ए सिंपल रफ की, भाई मान लीजिए ये वक्र है, ठीक है। अब ये वक्र है और इसके किसी पॉइंट, कोई भी पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट 2,1 है, क्या है 2,1 है। इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा की समीकरण, ये स्पर्श रेखा है, इसको हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हैं और अंग्रेजी में इसको टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ये है टेंजेंट, ठीक है, स्पर्श रेखा या टेंजेंट। इस पॉइंट पर जब ये वक्र को ये लाइन स्पर्श करती है तो इसको स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। इस स्पर्श रेखा की या टेंजेंट की समीकरण बतानी है आपको, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल, अभिलंब, नॉर्मल या अभिलंब क्या होता है, अभिलंब क्या होता है स्टूडेंट, कि जो स्पर्श रेखा है ना उसके लंबवत और इस पॉइंट से, जो पॉइंट आपको दे रखा उस पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा तथा स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा जो होती है उसको अभिलंब कहते हैं या नॉर्मल कहते हैं। ये आपका नॉर्मल है, इसकी इक्वेशन भी ज्ञात करनी है, और ये आपका टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन भी ज्ञात करनी है, ठीक है। आपको एक पॉइंट दे रखा है और कर्व दे रखा है, बस इन दो की हेल्प से टेंजेंट की इक्वेशन एंड नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी, ठीक है स्टूडेंट। अब जब भी हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं, सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि पसीना पसीना हो रहा है। क्यों? क्योंकि फैन इसलिए नहीं हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि फैन से फिर बहुत ज़्यादा साउंड होती है और आप लोगों को सुनाई नहीं देती है, इसलिए हम खुद को सहन कर लेंगे लेकिन आपको अच्छी आवाज़ सुनाई दे, ठीक है ना। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, तो जब भी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो दो चीज की जरूरत होती है। टेंजेंट एक रेखा ही तो है, लाइन ही तो है, और लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट। एक तो पड़ता है उस लाइन का स्लोप m पता होना चाहिए, और एक उस लाइन पर एक पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन के लेक्चर में इसके आगे हम स्ट्रेट लाइन का लेक्चर दे देंगे, लिंक दे देंगे, उसको देख लेना आप कि किसी भी लाइन को निकालने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है। एक तो उस लाइन का स्लोप, ढाल पता होना चाहिए, और एक उस लाइन पर कोई बिंदु होना चाहिए, ज्ञात बिंदु होना चाहिए। तो ज्ञात बिंदु तो ठीक है 2,1 है, तो x1 की जगह 2 रख देंगे और y1 की जगह पे 1 रख देंगे, क्योंकि ये
ये x1 और y1 है, ठीक है। x1 की जगह 2 है, y1 की जगह 1 है। पॉइंट की जगह तो ये रख देंगे, लेकिन ढाल क्या होगी भाई, ढाल इसमें दे नहीं रखी है, ढाल निकलेगी इससे, किससे, जो वक्र दे रखा उसका डिफरेंशिएशन निकालो, वही ढाल होती है। dy बटे dx जो होता है ना, वो ढाल भी होती है, ठीक है। m बराबर ढाल भी होती है, उस पॉइंट पे निकाल देंगे उसका x1 y1 पर जो भी dy बटे dx का मान होता है वो ढाल होती है। तो दो चीज की जरूरत होती है, पॉइंट आपके पास पता है, ढाल चाहिए हमें, ठीक। तो सबसे पहले हम ढाल ज्ञात करेंगे, तो गिवन कर्व से ज्ञात करेंगे। कर्व क्या है, गिवन कर्व इज x² प्लस y² इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, एक आगे आ जाते हैं और फिर x का 1 हो जाता है, ठीक है। प्लस 2y का क्या होगा, y² का क्या होता है, 2y होता है, इनटू फिर y का फिर से dy बटे dx होता है, ठीक है। x का तो यहाँ 1 होता है क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, y का कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो फिर y² तो 2y हो जाता है, फिर y का dy बटे dx और हो जाता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और 36 कांस्टेंट है, उसका 0 होता है, ठीक है। तो x को उधर ले जाओ भैया, तो ये हो जाएगा 2y dy बटे dx बराबर माइनस का 2x, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे हम देख रहे हैं कि dy बराबर क्या हो जाएगा, dy बराबर हो जाएगा 2y, इसके बटे में जाएगा ना, तो माइनस का 2x बटे 2y, माइनस का माइनस कट जाएगा, माइनस का x बटे y बचेगा। अब dy बटे dx की वैल्यू तो है माइनस का x, y। अब हमें स्लोप निकालना है, देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट m बराबर dy बटे dx का मान किस पॉइंट पर, जो गिवन पॉइंट आपको दे रखा है 2,1 पर, 2,1 पर dy बटे dx की जो वैल्यू होगी, अभी तो dy बटे dx की वैल्यू माइनस x बटे y है, 2,1 पर जो dy बटे dx की वैल्यू होगी वही आपका स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप होगा। m से डिनोट करते हैं स्लोप को, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इस पर रेखा की ढाल बराबर दिस, dy बटे dx की वैल्यू 2,1 पर बराबर क्या होगी। अब dy बटे dx बराबर जब माइनस x बटे y है, तो dy बटे dx का मान 2,1 पर क्या होगा, तो कहने का मतलब जो dy बटे dx निकला है ना, उसमें x की जगह 2 और y की जगह 1 रख दो बस, तो माइनस का x की जगह 2 और y की जगह 1, क्योंकि ये पॉइंट है ना 2,1, तो ये आ गया आपका माइनस का 2, तो m आपका माइनस का 2 निकल गया है भैया, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं हम जरा, देखिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें आगे इसकी जरूरत है, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होती है, समीकरण आपको याद होना चाहिए, रेखा की समीकरण y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, ठीक है। स्पर्श सिंपल रेखा की हो या स्पर्श रेखा के समीकरण का सूत्र ये ही होता है। इसका डिटेल लेक्चर क्वेश्चन नंबर 15 के आगे देख लीजिए। y माइनस y1, देखिए x1 y1 2 और 1, y1 की जगह क्या है 1 है, बराबर m की जगह पे क्या है माइनस का 2 है, और x माइनस x1 की जगह क्या है 2 है, ठीक है। और इसको सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, y माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और इसको आप सारा का सारा इधर लेके, तो माइनस का 2x, सारा का सारा, सारा अली खान नहीं बोलो मैं, सारा का सारा बोलो, सारा यहाँ, माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, और ये प्लस का y है, और ये प्लस का 4 इधर आकर के माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का यहाँ ऑलरेडी तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर 0, और ये आपका आंसर हो गया। ये है आपकी स्पर्श रेखा की समीकरण, ठीक है। एंड अब आपको स्पर्श रेखा की समीकरण तो आ गई, ये है, अब आपको अभिलंब नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकाल, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल भी एक लाइन है, जैसे स्पर्श रेखा एक लाइन थी, ऐसी नॉर्मल भी एक लाइन है, और लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको उस लाइन पे एक बिंदु चाहिए, उसकी ढाल चाहिए। अब यहाँ पे बिंदु तो वही है, क्योंकि ये नॉर्मल भी 2,1 से जा रहा है और स्पर्श रेखा भी वहीं से जा रही थी, तो बिंदु का काम तो वही, x1 y1 की जगह तो वही रखेंगे इस प्रकार की क्वेश्चन में। लेकिन n क्या होगा, स्पर्श रेखा का जो m है स्टूडेंट वो -2 है, तो नॉर्मल का m क्या होगा, इस चीज का जरा ध्यान दीजिए।
एक चीज हम आपको बताएं, इससे आगे देखते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती है, मतलब उन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इसके लंबवत है ना ये नॉर्मल, तो एक दूसरे के लंबवत है, मतलब एक दूसरे रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण है। तो जब भी दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो उनके स्लोप्स का मल्टीप्लाई करने पे -1 आता है। मतलब अगर ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप m2 है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 के बराबर होता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो उन दोनों रेखाओं के स्लोप्स का मल्टीप्लाई बराबर -1 के होता है। याद रखेंगे, बस कुछ नहीं कर सकते आप, याद रखेंगे, ठीक है। नाउ अगर इसका स्लोप m1 है इंटू नॉर्मल का स्लोप m2 है तो ये बराबर -1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे m2 निकालना है, ठीक है। m1 तो हमने टेंजेंट का स्लोप मान लिया, m1 बटे में जाएगा तो -1/m1 बराबर -1/m1 क्या है, देखो m1 हमने क्या माना था, m1 हमने स्पर्शरेखा का स्लोप माना था, वो -2 है तो -2 रख दिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि हमारे पास जो नॉर्मल है उसका स्लोप m2 बराबर आ गया है 1/2 और टेंजेंट का स्लोप था आपका -2, ठीक है, ये आया था। अब जब इसका स्लोप पता चल गया है और बिंदु भी आपको पता है 2,1 है नॉर्मल पर, तो इस नॉर्मल की इक्वेशन जैसे कि समीकरण की इक्वेशन ये है उसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो जरा देखिए, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे और इसको भी मिटा देते हैं और देखिए है नाउ उसके बाद हम इसके बाद क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसकी जगह क्या है, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज बिल्कुल ये y - y1 इज इक्वल टू m × x-1 m की जगह m2 रख दो, क्योंकि हमने नॉर्मल का जो स्लोप है उसको m2 माना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो y - y1 की और x1 वही होंगे जो इसमें है, 1 इज इक्वल टू m2 की जगह 1/2 और x - x1 की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, वेरी गुड। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं, 2 का मल्टीप्लाई y में तो 2y हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई -1 -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 का अंदर कर दो तो x - 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे को उधर ले जाओ यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x ऑलरेडी यहाँ प्लस का है, 2y उधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा और माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस का 2 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या बचा 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नॉर्मल की इक्वेशन इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब रिक्वेस्ट आपसे ये स्टूडेंट कि आप इससे मिलते जुलते अपनी बुक से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जब आप ये समझ गए हैं तो इसी प्रकार का क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल ऑफ द कर्व, कर्व की जगह कुछ भी दूसरा हो सकता है और पॉइंट की जगह 2,1 की जगह 1,3 कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है सेम इससे मिलते जुलते, उनकी प्रैक्टिस जरूर करो अपने आप, देखो आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी आप आराम से एग्जाम में अच्छे से कर सकते हैं। 100% बिल्कुल सही तभी कर सकते हैं जब आप ये 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे। तो 100% कोई ताकत दुनिया की ऐसी नहीं कि जो आपको मैथ्स में पास होने से रोक सके या मैं आपकी मैथ्स की बैक क्लियर करने से रोक सके, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब इतनी मेहनत देखिए, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी कुछ करिए, है ना। तो करिए इसमें देखिए, अब ऐसा है कि 40 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो आप इससे आगे क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया है। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 16 से हम नेक्स्ट पार्ट में आपको लेके आते हैं। तब तक के लिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। देखो थोड़ा 2-2, 4-4 क्वेश्चन दे रहे हैं हम, ज़्यादा भी नहीं दे रहे हैं। आप 2-2, 4-4 क्वेश्चन एक बार आप बैठेंगे, सुबह के टाइम जैसे उठते हैं आप सबसे पहले निकालिए मोबाइल, यूट्यूब खोलिए, उसमें मैथ्स गुरुजी नोटियल डालिए और जो आपका लेक्चर इसके बाद का लेक्चर है, जैसे पार्ट 2 पढ़ दिया तो पार्ट 3 में आप इसको देख रहे हैं तो इसको देखिए। फिर नेक्स्ट पार्ट है तो 4 जो भी पार्ट है आपको उसको देखिए, उससे रिलेटेड जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 मैंने बता दिया, पहले उसको देखिए अच्छे से पूरा ध्यान, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए बिल्कुल। वैसा नहीं कि आपका बैठे आप यहाँ पे हैं, पापा मम्मी ने बोला ज़बरदस्ती कि देखो वीडियो, नोटियाल सर की वीडियो देखो, और आपका ध्यान कहीं और सड़कों पे घूमने में, मसूरी घूमने में या इलाहाबाद घूमने में या
पटना घूमने में या दिल्ली मेट्रो में घूमने में लगा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ जिस समय जो काम कर रहे हैं पूरा फोकस, पूरा ध्यान उसी पे रहना चाहिए आपका। 100% रिजल्ट मिलता है। बड़े बड़े आईएएस का इंटरव्यू आप देखिए, जो आईएएस बने स्टूडेंट, उनका इंटरव्यू देखिए, उनका फंडा एक ही है कि जिस समय जो काम करते हैं 100% ध्यान उसी पे लगा देते हैं, तब उधर उधर कुछ नहीं। और अगर जिस समय घूम रहे हैं तो उस समय घूमने में ही मस्त रहते हैं, मस्त उसी में खो जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और वो आगे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जिस समय वीडियो देख रहे हैं तो उस समय केवल वीडियो ही देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूरा ध्यान रखो। एक एक शब्द में जो बोल रहा हूँ, एक एक शब्द पे ध्यान, एक एक एक्शन जो मैं एक्शन करता हूँ, ऐसे करो, ऐसे, उस पर ध्यान दो। और उसके अलावा जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दो। सारी इंद्रियां आपकी, आँख, कान, नाक, सब उसी में कंसंट्रेट होने चाहिए। और जब आप उसी में कंसंट्रेट होंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। और जब समझ में आ जाता है तो उसके बाद अपनी बुक खोलिए, उसमें 3-4 क्वेश्चन इसी सेम ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, तो 100% आपके 10 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। 10 मार्क्स नहीं बल्कि 25 मार्क्स, एक ही क्वेश्चन को करने से 25 मार्क्स इस बार कंफर्म हो जाएंगे। और ऐसे 100 में से आप 100 भी ला सकते हैं, 80 भी ला सकते हैं, लेकिन कम से कम 33 तो ला ही सकते हैं। 100% गारंटी है मेरा मिशन यही है स्टूडेंट कि बैक की समस्या का समाधान आपकी करना है सब लोगों की, यही मेरा मिशन है। और आप अगर मेहनत मेरे साथ करेंगे तो मैं इस मिशन में कामयाब तभी होऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, मेहनत करिए। फिर नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में आपको हम क्वेश्चन नंबर 16 लेके आते हैं। और तब तक के लिए इसका अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत। ओके, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।